Hi everyone, welcome back to my channel UPSC's Easy. My name is Shreya. We are going to start with chapter Central Council of Ministers. हम Prime Minister chapter already कर चुके हैं, तो अब हम Central Council of Ministers करने वाले हैं. So as you know, the Constitution actually provides for parliamentary form of government. राइट ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिनको हेड कौन करते हैं प्राइम मिनिस्टर इनके हेड होते हैं और ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं यही एक्चुअली में रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं. ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये एक्चुअली ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मॉडल्ड है. अगर आप बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स की प्रिंसिपल्स की तो ये डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है. बट देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स जो जनरली इन अ जनरल मैनर ये समझाते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे बना है, कैसी उसकी मॉडलिंग है. इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 74. सो इंपॉर्टेंट है दो आर्टिकल्स जो आज हम करने वाले हैं, आर्टिकल 74 एंड 75. आर्टिकल 74 टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. ये हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो है ये एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को. जो प्रेसिडेंट हैं वो इसी एड और एडवाइस के अकॉर्डेंस में फंक्शन करते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट हैं ही मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस ईदर जनरली और अदरवाइज. तो ये हो सकता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस टेंडर करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ये चाह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी इस एडवाइस को रिकंसिडर करें. उसके बाद जो वो इस एडवाइस को रिकंसिडर कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट शैल act in accordance with the advice tendered after reconsideration. तो रिकंसिडरेशन के बाद जो एडवाइस टेंडर करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके अकॉर्डेंस में एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट. एक और यहां पे क्लॉज है जो आपको पता होना चाहिए. ये जो एडवाइस है, द एडवाइस दैट इज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट. इंपॉर्टेंट. दिस इज क्लियर. ओके. तो ये जो एडवाइस है टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट. अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंट अगेन. ये अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू द मिनिस्टर्स के साथ डील करता है. सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं. अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं. किसकी एडवाइस पे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे कर रहे हैं. टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूडिंग पीएम दैट मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल. ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था बट 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया. ठीक है. तो ये जो 1A है टोटल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दिस वाज एडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. तो ऐसा कोई मेंबर, एमपी बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, जो कि डिस्क्वालिफाइड हों फॉर बीइंग एमपी, वो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर अपॉइंटमेंट एज द मिनिस्टर. ठीक है. ये प्रोविजन भी 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से आया था. तो डिफेक्शन के थ्रू
अगर कोई एमपी है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं. ये जो मिनिस्टर्स हैं दे शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस ऑफ पीपल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द हाउस ऑफ पीपल. किस हाउस से? हाउस ऑफ पीपल के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है उस पे ऑफिस होल्ड करते हैं जो मिनिस्टर्स हैं. ठीक है. प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करवाते हैं ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी टू द मिनिस्टर बिफोर दिस मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस. और ये कहां मेंशन्ड है? 3rd शेड्यूल में. ठीक है. दिस इज क्लियर. ऑल्सो यू मस्ट नो कि अगर कोई मिनिस्टर है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इफ देर इज अ मिनिस्टर, किसी इंसान को XYZ को हमने मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, बट वो MP नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर ये 6 months तक MP नहीं रहते, I mean 6 months तक ये MP नहीं बनते, तो he will cease to be a minister as well. So a minister who is not a member of parliament for a period of 6 consecutive months shall cease to be a minister. ठीक है. This is clear. 6 months तक अगर कोई मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहते तो ही विल सीज टू बी अ मिनिस्टर एज वेल. सैलरीज अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो डिटर्मिन कौन करती है? पार्लियामेंट करती है उसे डिटर्मिन. ठीक है. और कहां पे स्पेसिफाइड है ये? 2nd शेड्यूल में. ठीक है. दिस इज क्लियर. दिस मच इज क्लियर. सैलरी अलाउंस कौन देख रहा है, डिटर्मिन कर रहा है? पार्लियामेंट. सो वी हैव डन 74th आर्टिकल एंड ऑल्सो द 75th आर्टिकल. अब हम देखते हैं 77th आर्टिकल विच इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सारे ही एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये किसके नाम पे हो रहे हैं? टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. इंपॉर्टेंट. ऑल एग्जीक्यूटिव action of government of India shall be expressed to be taken in the name of president. Orders and other instruments made and executed in the name of president shall be authenticated in such a manner that may be specified in the rules to be made by the president. उसका जो authentication है वो कैसे होगा, उसका rules जो है वो president बनाएंगे. फर्दर, इस ऑर्डर की जो वैलिडिटी है या इस इंस्ट्रूमेंट की जो वैलिडिटी है which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president. जो वैलिडिटी है इस ऑर्डर की या इंस्ट्रूमेंट की जो कि ऑथेंटिकेटेड है, उसे इस क्वेश्चन पे कॉल नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स कि इट इज नॉट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि ऑथेंटिकेट तो हो गया. ठीक है. प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ सेड बिजनेसेस. प्रेसिडेंट जो है वो बनाएंगे रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस. अब हम आएंगे आर्टिकल 78. ये डील कर रहा है विद ड्यूटीज ऑफ पीएम. प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है? प्राइम मिनिस्टर की पहली ड्यूटी है, हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ COM
relating to the administration of affairs of union and proposals for legislation. ये मैं अभी जल्दी करने वाली हूँ बिकॉज हम ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. ऑल्सो टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन relating to administration of affairs of union and proposals of legislation as president may call for. ये भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. If president so requires to submit for consideration of council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. This also we have done. Now we come to Article 88 of the Constitution. Rights of ministers as respects the house. ठीक है, यहां पे राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफ कोर्स अटॉर्नी जनरल भी है. ठीक है, तो एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया shall have the right to speak in or take part in the proceedings of either house or joint sitting of the houses and any committee of the parliament of which he or he may be a member. ठीक है, but shall not by virtue of this article be entitled to vote. सारे मिनिस्टर्स जो हैं they will have the right to speak, they will have the right to take part in the proceedings of either house or any joint sitting of the house or any committee of the parliament of which he may be named a member but is not entitled to vote. ठीक है, आपकी लक्ष्मीकांत में ये राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स के वे में दिया हुआ है. आगे जब अटॉर्नी जनरल देखेंगे तो दिस विल बी अनदर आर्टिकल फॉर डिस्कशन. अभी आप सिर्फ राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स को देखिए. आर्टिकल 88 सेज एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ houses and any committee of parliament of which he may be named as a member. जरूरी नहीं है, but shall not be entitled to vote. वोटिंग के लिए नहीं है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं. दिस इज क्लियर? ओके. आर्टिकल 74 हमने देखा था, जो अभी एडवाइस, जो एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को दे रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके नेचर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो हैं, उन्होंने क्या किया है, इस एडवाइस को, ये जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रही है प्रेसिडेंट को, इसको बना दिया है बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. फर्दर आपको ये पता ही है कि ये जो एडवाइस है, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड इन कोर्ट. इससे क्या पता चलता है? Because it cannot be questioned in court, this shows that there is an emphasis in the intimate and confidential relationship between president and the ministers. Extremely important. ठीक है, 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो प्रेसिडेंट को देते हैं, इसे बाइंडिंग बनाया है ऑन प्रेसिडेंट, और इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इन एनी कोर्ट टू मेंटेन the intimate and confidential relationship between the president and ministers. Right? This much is clear. कुछ और भी देख लेते हैं. In UNR Rao case, UNR Rao केस था 1971 का. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, even after dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers does not cease to hold office. Article 74 is mandatory and therefore the President cannot exercise the executive power without the aid and advice of Council of Ministers. Any exercise of executive power without the aid and advice will be unconstitutional as being violative of Article 74. Again, फिर शमशेर सिंह केस हुआ in 1974, जहां पे कोर्ट ने बोला that wherever the constitution requires the satisfaction of the president
The satisfaction is not personal satisfaction of the president, but the satisfaction of council of ministers, on whose advice and aid the president exercises his or her powers and functions. This is clear? This is clear. UNR Rao केस 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि even after dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers does not cease to hold office. 74 आर्टिकल मैंडेटरी बनाता है कि president cannot exercise the executive power without the aid of Council of Ministers. शमशेर सिंह केस 1974 में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, ये सैटिस्फैक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सैटिस्फैक्शन है, जिनकी एड और एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो काम करते हैं. राइट? दिस इज क्लियर? ठीक है. हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो ये प्रेसिडेंट हैं रिक्वायर कर सकते हैं फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर देयर एडवाइस. ठीक है. और अगर उन्होंने रिकंसिडर करके जो टेंडर की एडवाइस, वो दैट विल बी दैट प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्ट ऑन. President shall act in accordance with that advice tendered after reconsideration. ये जो है provision that was also added by 44th Constitutional Amendment Act of 1978. इतना clear है? This is clear, right? ठीक है. हमने appointment की बात की of ministers. प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है हमें पता है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं. सारे अदर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं. किसकी एडवाइस पे कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे कर रहे हैं. मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं एज मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड किए हों. यूजुअली जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर्स हों या राज्यसभा के मेंबर्स हों, उन्हें अपॉइंट किया जाता है एज मिनिस्टर्स. अगर कोई इंसान है जो कि एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ही कैन ऑल्सो बी मेड अ मिनिस्टर, अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर. बट कंडीशन यहां पे क्या है? विद इन 6 months he or she will have to become member of पार्लियामेंट, ईदर हाउस, कोई भी हाउस के मेंबर बन सकते हैं. अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो मेंबर नहीं बनते किसी भी हाउस के, तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे. राइट? अगर कोई मिनिस्टर है जो किसी हाउस के मेंबर है, सपोज कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है जो कि लोकसभा के मेंबर है, वो फिर भी राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो राज्यसभा में वोट नहीं कर सकते. वोटिंग पावर उनकी लोकसभा तक ही है. लेकिन अगर वो मिनिस्टर है तो वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकते हैं, टेक पार्ट कर सकते हैं उसमें, और ही कैन ऑल्सो स्पीक, बट ही कैन ओनली वोट in his house, not in the other house जहां के वो मेंबर नहीं है.